चलेगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन चैप्टर है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए एज वी नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक मतलब क्या होता है, आप जो फंड अरेंज करोगे उन फंड को अरेंज करने के लिए आपको जो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब अगर हम समराइज बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारे पास पहली आती है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को हम KD से डिनोट करते हैं। फिर सेकंड हमारे पास है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे KP से। थर्ड हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन यानी KT। फोर्थ हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी which is denoted by KE। and the last one is cost of retained earnings। cost of retained earnings। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स KR। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हमें अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को 5 पार्ट में पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल KD, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल KP, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन KT, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स KR। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं KD, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स या डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है कॉस्ट ऑफ इररेडीमेबल। कॉस्ट ऑफ इररेडीमेबल डिवेंचर्स। नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि इसके ऊपर जो कंपनी है वो केवल और केवल इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी और प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं किया जाता एक्सेप्ट ऑन वाइंडिंग अप, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इररेडीमेबल। KD आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है इसका I1 माइनस T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। I1 माइनस T
डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। सेकेंड हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, रेडीमेबल डिवेंचर्स क्या होंगे? वो डिवेंचर्स जिनका एक फिक्स्ड पीरियड के बाद आप क्या करोगे, रिडम्पशन कर दोगे या कैपिटल का रीपेमेंट कर दिया जाएगा। फॉर्मूला बनेगा के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। आई वन माइनस टी आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। आई का मतलब हमारे पास होता है इंटरेस्ट, टी का मतलब है टैक्स रेट और एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स दैट इज अमाउंट realized by issuing company। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो आरवी का मतलब हमारे पास है रिडम्पशन वैल्यू, यानी ऑन मैच्योरिटी हम क्या पे करेंगे। आई का एनपी का मतलब तो सेम ही है और एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। नोट नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट एनपी, नेट प्रोसीड कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप ले लोगे फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसमें प्लस करोगे प्रीमियम ऑन इशू। अगर इशू करते समय कोई प्रीमियम है तो वो इसमें प्लस हो जाएगा। माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू। अगर इशू के टाइम पर कोई डिस्काउंट है तो उसे माइनस कर दो। और माइनस इशू कॉस्ट। जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, किसी भी प्रकार की ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, कोई प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंस।
प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंस। ठीक है, इशू कॉस्ट को ही फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से भी कई बार दिया जाता है हमें। ये लीजिए, ये आपके पास नेट प्रोसीड आएगी। बना लें चार्ट। ये आपके पास नेट प्रोसीड निकालने का तरीका हो गया कि अगर आपको नेट प्रोसीड कैलकुलेट करनी है तो नेट प्रोसीड का मतलब समझें बस कि जो अमाउंट आपको रियलाइज होगा एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर्स। आ रहे हैं ये। नोट नंबर 2, interest will always be calculated on face value डिवेंचर का इंटरेस्ट जो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? आपका फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो होनी है आपकी वो केवल और केवल फेस वैल्यू पर होनी है। नोट नंबर 3, if face value is not given, then assume as ₹100 और ₹1000। नोट नंबर 3, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डिवेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी हुई है तो व्हाट वी अज्यूम, या तो 100 रुपए अज्यूम कर लो या 1000 रुपए अज्यूम कर लो। इफ इशू कॉस्ट is given as percentage basis, then apply on issue price of debentures। issue price here means including premium or डिडक्टिंग डिस्काउंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आपको इशू एक्सपेंसेस का अमाउंट एज अ परसेंटेज बेसिस दिया हुआ है तो परसेंटेज हमेशा किस पर निकलेगा? इशू प्राइस पर। नोट नंबर 5, if debentures are redeemable but redemption value is not given,
redemption value is then redemption is assumed to be at par value। कई बार हमें रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो हम हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन केस रिडम्पशन की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो वी अज्यूम कि रिडम्पशन जो होगा वो पार वैल्यू पर होगा। नोट नंबर 6, whenever market price is given, then we must use market price as net proceed for calculation of KD। कई बार हमें क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे दी जाती है, फिर मैं नेट प्रोसीड निकालने के बजाय डायरेक्टली यूज करूंगा। कैसे, इसको समझना। एग्जाम्पल, 12% रुपी 100 डिवेंचर्स traded at 110 each। आपको दे रखा है 12% डिवेंचर जो 100 रुपए वाले हैं वो मार्केट में 110 पर बेचे जा रहे हैं, तो उसने डायरेक्टली आपको मार्केट प्राइस दे दी। तो अब अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जैसे अब यहीं पर मैं लिख देता हूं, मान लो टैक्स रेट 30% है, तो मैं सिंपली केडी निकालने के लिए आई 1 - टी अपॉन नेट प्रोसीड लेता हूं। तो मेरा आई तो हो गया 12 रुपए, 1 - 0.30 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। तो डायरेक्ट यूज ऑफ मार्केट प्राइस लेना है, फिर मैं अब नेट प्रोसीड नहीं निकालूंगा, क्योंकि नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस वही बात हो जाती है कि आज अगर मैं डिवेंचर को मार्केट में बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है तो हम मार्केट प्राइस को एनपी के जगह डायरेक्टली यूज करेंगे। Situation of market price, डायरेक्टली गिवन या तो मार्केट प्राइस या सेल प्राइस डायरेक्टली गिवन होगी, कैलकुलेट ऑन यील्ड रेट बेसिस, कैलकुलेट ऑन यील्ड रेट बेसिस
इसको समझना, डायरेक्ट वाला तो कोई इशू नहीं है। ये यील्ड रेट बेसिस सीए के एग्जाम्स में, सीए इंटर में अभी रिसेंटली 1-2 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन आया जिसमें यील्ड रेट बेसिस पर इन्होंने पहले मार्केट प्राइस निकलवाई। समझना क्या बोला इसमें, 15% डिवेंचर्स ₹100 ईच। Market rate is 16% for similar debentures. एक मार्केट रेट या यील्ड रेट दे दी जाएगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी जने, एक मार्केट रेट या यील्ड रेट दे दी जाएगी। तो अब मुझे केई निकालने के केडी निकालने के लिए पहले एमपीए निकालनी पड़ेगी, उसकी मार्केट प्राइस। कैसे निकालूंगा, देखो 100 रुपए का 15% मेरी इंटरेस्ट इनकम है और ये इनकम मार्केट में 16% की रेट पर कोटेड है। तो इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय यील्ड रेट, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय यील्ड रेट, 100 का 15% हो गया 15 रुपए। अगर ये 15-16% की रेट पर कोटेड है तो डिवाइड बाय 16%, तो मेरे पास 93.75 रुपीज। तो अब मैं केडी निकालने के लिए जो नीचे नेट प्रोसीड काम में लूंगा वो 93.75 रुपीज लूंगा, एनपी निकालूंगा नहीं। अगेन मैं बोल रहा हूं, इस पर स्टार मार्क कर लें। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई नया पॉइंट बनना है तो यील्ड रेट के बेसिस पर वो आपसे डिवेंचर की मार्केट प्राइस निकलवा सकता है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो केडी गलत हो जाएगी, तो फिर आगे जाकर आपका WACC गलत होगा। तो यानी आप समझ रहे हैं, मार्केट प्राइस एक तो डायरेक्टली दे दे, डायरेक्टली गिवन कि मार्केट में ये प्राइस चल रही है या हम इतने रुपए पर बेच रहे हैं, तब तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नेट प्रोसीड की जगह वो यूज ले लेंगे। अगर नहीं है तो एक बार रुकना और क्वेश्चन में पढ़ना, क्या क्वेश्चन में कोई यील्ड रेट या मार्केट रेट गिवन है क्या। इन केस अगर यील्ड रेट या मार्केट रेट गिवन है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एमपीएस, और फिर केडी निकालने के लिए इस अब मैं 93.75 का यूज करूंगा ताकि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल सकूं। बताइए क्या ये पॉइंट आ गया समझ में सबको। मैं फिर बोल रहा हूं, ये गलत होगा एग्जाम में, हमें ध्यान नहीं रहेगा। द रीजन बीइंग हमारे पास इसके क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये एक आध पॉइंट आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारे नोट बनवा रहा हूं। हालांकि मैं आपको वो सीए वाला क्वेश्चन करवाऊंगा एडवांस क्वेश्चन में, कि जिसमें यील्ड बेसिस पर हमने क्या निकाली है, केडी। बट केडी से रिलेटेड आपके पास ये सारे नोट, ये सारे पॉइंट रहेंगे। अब बताइए, केडी से रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को, कोई पॉइंट अगर कंफ्यूजन लग रहा है नोट पढ़ के देख लो, कैसे क्या अजम्पशन लगानी है, कहां पर। मैंने आपको सारी चीजें नोट डाउन करवा दी हैं। जो नई चीज है वो यील्ड बेसिस अगर दे रखा है तो हम उसको काम में लेंगे। डायरेक्टली गिवन में आप चाहें तो ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं, पहली प्रायोरिटी सेल प्राइस होती है हमेशा, दूसरी प्राइस मार्केट प्राइस होती है हमेशा, और फिर हम फेस वैल्यू के आधार पर काम करते हैं। डायरेक्टली गिवन में हमारे पास 3 तरह की प्राइसेस हो सकती हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन टू सेल प्राइस,
सेकेंड प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी गिवन टू मार्केट प्राइस, एंड थर्ड प्रेफरेंस के रूप में हम फेस वैल्यू को काम में लेते हैं। क्लियर है? चलिए, cost of preference shares, denoted by KP, अगेन दो हिस्सों में बांटेंगे। कॉस्ट ऑफ irredeemable preference shares, and second one is cost of redeemable preference shares। अगेन वही बात, इररेडीमेबल का मतलब केवल और केवल इन पर डिविडेंड दूंगा, किसी भी प्रकार के प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट इनके ऊपर नहीं किया जाएगा। फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। आई की जगह डिविडेंड लग जाएगा, और चूंकि डिविडेंड होता ही आफ्टर टैक्स है तो मुझे यहां पर टैक्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करना रहेगा। अगर मैं रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं तो केपी इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला हो गया। नई चीज केवल डी है जो कि आपका डिविडेंड है। रिडम्पशन वैल्यू का मीनिंग आपको पता ही है, जो हमने डिवेंचर में बात की। नेट प्रोसीड पर भी सेम रूल है जो डिवेंचर में हमने बात की कि नेट प्रोसीड कैसे निकालोगे, उसका स्टेटमेंट भी वही है आपका। नोट नंबर 1, dividend will always be calculated, dividend will always be calculated on face value। डिविडेंड को हम फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करेंगे। If face value is not given, then assumed as ₹100। Note number 3, if redemption value is not given, then assume that
redemption is at par. Redemption is at par. Redemption at par होगा आपका. नोट नंबर 4. Adjustment of dividend tax देखिए कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, डिविडेंड टैक्स का डेटा दे रखा होगा कि भाई आपके ऊपर इतना क्या लग रहा है, डिविडेंड टैक्स लग रहा है. तो अगर आपको डिविडेंड टैक्स, अगर आपको क्या दिया हुआ है, डिविडेंड टैक्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अब हम डिविडेंड टैक्स को कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कैसे लेंगे. सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. ये तो आपका हो ही गया. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे. तो टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनटू CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट. तो ये आपके पास डिविडेंड टैक्स का अमाउंट आ जाएगा. जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है उसके ऊपर आपको क्या निकालना है, टैक्स निकालना है. प्लस करवाया जाता है मान लो सरचार्ज. तो जितना आपका डिविडेंड टैक्स बना पास सरचार्ज का, एजुकेशन सेस अगर दे, प्लस जो सरचार्ज, दोनों को जोड़ोगे एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर टैक्स प्लस
टोटल भी दोनों को जो ए तो के ऊपर और डालने से